हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यार बॉटनी के अंदर वही सेम पैटर्न में 10 मिनट में 4 क्वेश्चंस और फिर एक बार आनुवांशिकता या जेनेटिक्स के ये सवाल शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं यार पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल हमारा है कि यदि बी डीएनए में 20 कुंडलन वाले द्विसूत्री अणु में 120 एडेनिन अणु हैं तो 3 हाइड्रोजन बंध बनाने वाले पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या क्या होगी। बहुत बेहतरीन सवाल है साहब, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत गौर से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? 20 कुंडलन वाले 20 अलग अलग, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आपको टर्न मिल रहे हैं। अब हम कहते हैं यार डीएनए में आपको पता है कि एक टर्न में यानी एक कुंडलन में कितने आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो हमने कहा 10 होते हैं, 10 जोड़े। ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं एक टर्न में 10 जोड़े हैं तो 20 टर्न में कितने हुए? तो तुरंत हमने कह दिया 20 टर्न में हुए 200 क्षार। ठीक है, 200 क्षार के जोड़े 20 टर्न में हुए। अब इसमें आपको पता है कि इन्होंने कहा कि भाई एडेनिन की संख्या ए, यानी एडेनिन की संख्या जो है वो कितनी है? एडेनिन जो होता है वो थायमिन के संग डबल बॉन्ड बनाता है। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं। कितने हैं ये हैं 120। तो अगर एडेनिन ये 120 है तो 120 जोड़े तो इनके हो गए, तो बचे कितने? 80 जोड़े। तो 80 जोड़े जो हैं वो कौन होगा? वो होगा, हम कह रहे हैं साइटोसिन। क्या होगा? साइटोसिन। क्या होगा? साइटोसिन और ग्वानिन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका जवाब हुआ 80 यानी 80, यानी जवाब हुआ पहला वाला। ये रहा। बात समझ में आ रही है सभी के? अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल है डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होता है कब? डीएनए रेप्लिकेशन यानी द्विगुणन की शुरुआत कब होती है, यानी 1 से 2 डीएनए कैसे बनते हैं। तो आपको पता है कि डीएनए का द्विगुणन होने का मतलब यह है कि डीएनए के 2 जो आप कुंडलित होते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए जो होता है वो सूत्रों के रूप में होता है। 2 सूत्र होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से डीएनए के 2 आप कहते हैं टर्न होते हैं। अब इसमें आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इस तरीके से। तो जब कभी डीएनए का द्विगुणन होना होता है भाई, तो सबसे पहले क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और हम कहते हैं कि ये डीएनए के धागे अलग अलग होना शुरू हुए। मान लो नीचे से जुड़े हुए हैं तो ऊपर के टूटना शुरू हुए। यहाँ पे ये अभी भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अलग अलग हुए। तो सबसे पहले क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना शुरू होगा। तो देखो क्या लिखा है, लीडिंग स्ट्रैंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनाता है। नहीं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट तो लास्ट में बनते हैं, और वो भी आप कह रहे हैं लैगिंग पे बनते हैं, लीडिंग पे नहीं। लीडिंग तो लगातार बनता रहता है 5 से 3 में। फिर है दोनों सूत्रों के न्यूक्लियोटाइड के बीच का हाइड्रोजन बंध टूटता है। बिल्कुल सही बात है, जवाब यही लिखा है, हाइड्रोजन बंध टूटता है। लेकिन आप ऐसे नहीं लगा देंगे, आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे। कभी भी ध्यान रखिए, पेपर में चारों ऑप्शन पढ़ के जवाब लगाइए, ये नहीं कि ये सही है ऊपर वाला ही। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा है संबंधित न्यूक्लियोटाइड के बीच का फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कभी नहीं टूटता है रेप्लिकेशन के दौरान। और नाइट्रोजन क्षार और डीऑक्सीराइबोज शर्करा के बीच का बंध टूटता है। तो नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के मध्य का भी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड भी कभी नहीं टूटता है। तो जवाब सेकंड नंबर पे हमें पता था, लेकिन ऑप्शन चारों पढ़ें, हमेशा ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं यार क्या है। अगला सवाल यह है कि एमआरएनए का एक्सॉन भाग किसकी कोडिंग करता है, किसके लिए कोड करता है? एमआरएनए का एक्सॉन भाग। अब हमें पता है यार, क्या पता है कि डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए में 2 भाग होते हैं, एक्सॉन और एक्सॉन के अलावा इंट्रॉन। और क्या होता है? इंट्रॉन। तो हमें ये पता है कि एक्सॉन और इंट्रॉन 2 भाग होते हैं। इसमें एक्सॉन जो होता है वो प्रोटीन के लिए कोड करता है। किसके लिए कोड करता है? प्रोटीन के लिए। और इंट्रॉन को हम हटा देते हैं।
कैसे हटाते हैं? स्प्लाइसिंग के द्वारा। कैसे हटाते हैं? स्प्लाइसिंग के द्वारा। स्प्लाइसिंग के द्वारा, ठीक है। तो एक्सॉन किसके लिए कोडिंग कर रहा है? हमने कह दिया एक्सॉन प्रोटीन के लिए कोडिंग कर रहा है। ये रहा जवाब। चौथा सवाल देखते हैं भाई, क्या है सवाल देखते हैं। संबंधित कोडॉन के साथ एंटी कोडॉन युग्मों वाले निम्न टीआरएनए अणुओं का अध्ययन कीजिए। किस प्रकार का टीआरएनए असंभव है? समझिएगा, ये टीआरएनए बना हुआ है, ठीक है। ये टीआरएनए बना है, ये वाला इस तरीके से। ये यहां पे टीआरएनए में अमीनो अम्ल जुड़ा रहता है, यहां पे होते हैं एंटी कोडॉन, यहां पे होते हैं एंटी कोडॉन। अब नीचे क्या होता है? आरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए। तो एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडिंग लिखी होती है, मान लो यहां लिखी है ए, तो यहां होगा यू यू यू। सॉरी। तो एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडिंग लिखी होती है उससे ठीक उल्टा एंटी कोडॉन पे लिखा होता है। एमआरएनए के ऊपर अगर ए है और ए मान लेते हैं जिस किसी चीज को यहां पे जिस अमीनो एसिड को कोड करता है वो अमीनो एसिड यहां लगा होगा, ठीक है। ये तरीका होता है एमआरएनए का। अब आपको पता है कि हमारे पास में कितने जेनेटिक कोड हैं? 64, 64। और इन 64 जेनेटिक कोड में, इन 64 जेनेटिक कोड में जो 61 हैं वो अमीनो अम्ल दर्शाते हैं, अमीनो अम्ल के लिए दर्शाते हैं या उनके लिए कोडिंग करते हैं, लेकिन 3 जो हैं वो कोडिंग नहीं करते। 3 जो हैं वो कोडिंग नहीं करते। तो जो कोडिंग नहीं करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है UAA, UGA, UAG। ये 3 जो हैं ये समापन कोडॉन कहलाते हैं, समापन कोडॉन। तो इनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, कोई टीआरएनए नहीं मिलता, कोई टीआरएनए नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर कहीं भी एमआरएनए में ये 3 चीजें लिखी मिल रही हैं तो इसका मतलब उसका टीआरएनए नहीं होगा। और इसीलिए जब यहां पे सवाल पूछा जा रहा है किस प्रकार का टीआरएनए असंभव है, तो आप समझ जाइए कि समापन कोडॉन लिखे हैं। कहां लिखे हैं समापन कोडॉन? कहां लिखे हैं समापन कोडॉन? AGU नहीं, ये तो शुरुआत करता है। UAC नहीं। UAA बिल्कुल है समापन कोडॉन। UAG बिल्कुल है। UGA बिल्कुल है। यानी T3, T4 और T5 इसमें एमआरएनए के ऊपर समापन कोडॉन लगे हैं। और क्योंकि समापन कोडॉन लगे हैं इसलिए इसके लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल को दर्शाता नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये किसी भी अमीनो अम्ल को क्योंकि दर्शाता नहीं है इसलिए इसके लिए कोई भी समापन कोडॉन, सॉरी, इसके लिए कोई भी अमीनो अम्ल नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा T3, T4 और T5, यानी आंसर होगा चौथे नंबर का। तो इस तरीके से हमने 4 सवाल आनुवंशिकता के आपके कर लिए, और कितनी देर में? 10 मिनट के अंदर। इसी तरीके से आगे भी हम लोग ट्रिक्स में करते रहेंगे सवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।